नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है और काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी से नेशनल पार्टी का दर्जा हटा लिया है। अब ना ये पॉलिटी का बिल्कुल क्लियर कट एक टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं क्लैट में। भाई नेशनल पार्टी कब कोई पार्टी बनती है, कैसे किसी पार्टी को नेशनल पार्टी दिया जाता है, और ये वाली चीज है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना आम आदमी पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है, साथ ही साथ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी एंड सीपीआई इनका नेशनल पार्टी का दर्जा हटा कर दिया है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी दिया जाता है। और देखो तुम लोग ना थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करो, रेगुलर रहो। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप क्लैट के बच्चे हो, आप ये सोचो कि भाई हम अचानक से थोड़ा बहुत कर लेंगे जिस दिन मूड आया, और जिस दिन मूड नहीं आया उस दिन नहीं करेंगे, और कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो भाई फेल हो जाओगे। कछुए खरगोश की जो रेस हुई थी उसमें तब भी कछुआ जीता था और आज भी कछुआ ही जीतेगा, इसीलिए कंसिस्टेंट रहो। अब समझते हैं थोड़ा सा कि नेशनल पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कब दिया जाता है दर्जा। ठीक है, लेट मी ऑन द पेन। देखो मे बी आप लोगों को यहाँ पे लिखने में दिखने में छोटा लग रहा होगा, पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप उससे क्लियर कट समझ लेना। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, फिर हम समझते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला देखो इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग कब कोई पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी, ये डिपेंड करेगा जो कि इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इलेक्शन सिंबल, अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा है तो आप नोट कर लेना सीधे, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, जो कि काफी बार समय टू समय अमेंड किया जाता था। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट एज ए स्टेट पार्टी। अब यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्राइटेरिया। सबसे पहली चीज, जो भी कोई पार्टी रिकॉग्नाइज है क्या एज ए स्टेट पार्टी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट के अंदर, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। पहला क्राइटेरिया क्या है, चलो देख लेते हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते चलिएगा। पहला क्राइटेरिया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 या 4 से ज्यादा, एक सेकेंड यार, हाँ 4 या 4+ स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी हो। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी हो। आम आदमी पार्टी ने ना यही वाला क्राइटेरिया अभी फुलफिल किया है, ये ध्यान रखना। क्या किया है, यही वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया है। वो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, चलो ये तो एक था। दूसरा क्या है, अगर उसके कैंडिडेट ने, बहुत ध्यान से सुनना, पहले मैं पढ़ देता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। Its candidate polled at least 6% of total valid votes in any 4 or more states in the last Lok Sabha or Assembly election and has at least 4 MPs in the last Lok Sabha polls। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। अगर उनके कैंडिडेट ने 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, जितने भी वोट्स रहे हों, जैसे मान लो एग्जाम्पल 100 वोट्स थे तो उसका 6% 6 वैलिड वोट हुए, किसी भी 4 स्टेट में या 4 से ज्यादा स्टेट्स में पाए हों लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के अंदर, और एटलीस्ट उनके 4 एमपीज लास्ट लोकसभा पोल्स में रहे हों, तो भी वो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। एक और है, इट हैज वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट। तीसरा पॉइंट भी समझ में आया कि भाई उन्होंने एटलीस्ट 2% टोटल सीट्स लोकसभा इलेक्शन में जीती हो एंड नॉट लेस देन 3 स्टेट। ऐसा नहीं है जैसे, फिर हाइपोथेटिकल समझ लो, 100 सीट्स हैं टोटल, ठीक है, उसका 2% हुआ 2 सीट। ठीक है, 2 सीट जीती हो पर किसी एक स्टेट से जीती हो तो नहीं होगा, 2 स्टेट से जीती हो नहीं होगा। यहां पे कहा गया है लेस देन 3 स्टेट से नहीं होगा, 3 या 3 से ज्यादा स्टेट में अगर आपने वो 2 सीट जीती होती तो आप जो है नेशनल पार्टी बन जाते। ये हाइपोथेटिकल 100 का एग्जांपल में ले रहा था जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे 3 क्राइटेरिया समझे नेशनल पार्टी होने के। अब स्टेट पार्टी होने के क्या है, एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLAs। जैसे मान लो 100 वोट थे एक स्टेट के अंदर, यूपी का स्टेट था, 100 वोट थे, उसमें से 6 सीट्स आपके पास होगी
तो भैया आपका जो है बंदा जो है सॉरी जो आपकी पार्टी वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। एंड 2 MLA भी होने चाहिए, ठीक है। हैव अ 6% वोट शेयर इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम लास्ट स्टेट फ्रॉम दैट स्टेट एंड एट लीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट। चलो आपका जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन था उसमें कुछ नहीं हुआ, तो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ ना उसमें आपके पास 6% वोट आने चाहिए, या फिर आपके कितने MP होने चाहिए, 1 MP होना चाहिए, ठीक है। वोट शेयर का मतलब समझ रहे हो, वोट शेयर का मतलब अगर 100 वोट डल रहे हैं तो 6 वोट, इस तरीके से ऊपर भी था, सेकंड क्राइटेरिया भी यही था। तीसरा क्राइटेरिया है एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन। जैसे मान लो 100 सीट्स हैं तो उसका 3% कितना हुआ, 3 सीट, तो या तो आपके पास वो हो या फिर 3 ही सीट हो। अब ये तो मैंने 100 का एग्जांपल लिया इसलिए 3% आ रहा है, कहीं पे 500 होती है, कुछ इस तरीके से होती है। तो आपके पास 3% टोटल नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए या फिर 3 सीट्स होनी चाहिए मिनिमम लास्ट असेंबली इलेक्शन के अंदर, आप स्टेट पार्टी कहलाओगे। एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा, तो ये भी चौथा क्राइटेरिया है। एंड पांचवा, हैव एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट। मतलब अगर 100 सीट्स थी उत्तर प्रदेश में से, तो उसमें से अगर 8 सीट जो फिर सीट्स मैं बोल रहा हूं, जैसे कि 100 वोट्स थे उसमें से 8 वोट अगर उस पार्टी को मिले हैं तो भी वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। एटलीस्ट 8% है लोकसभा इलेक्शन के अंदर, यहां पे जो आपका स्टेट असेंबली का इलेक्शन है उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। मैं ना इसको एक बार जूम कर देता हूं जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, जस्ट इन केस आपको नजर नहीं आ रहा हो। तो पहले तो देखो ये वाला है, ठीक है, तो आप नेशनल पार्टीज इन इंडिया का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो जूम नहीं हो सकता ये। फिर आप जो है स्टेट पार्टी का जो क्राइटेरिया है उसका ले लो, ठीक है। तो अब आपका दोनों तरफ का काम हो गया होगा। ये मैंने जूम आपके लिए करवा दिया था, आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये वाली चीज आई थिंक आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अभी क्या हुआ ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब बात ये करते हैं कि भाई अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है या स्टेट पार्टी बन जाती है तो क्यों बनना चाहती है और इसका क्या बेनिफिट है। तो देखो सबसे पहला कि दे कैन अवेल फॉलोइंग बेनिफिट्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। पहला, एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ इट रिजर्व्ड सिंबल टू द कैंडिडेट्स थ्रू आउट इंडिया। मतलब भाई अगर आप स्टेट पार्टी हो और अगर आप नेशनल पार्टी हो तो आपका सिंबल कोई नहीं ले सकता। जैसे कि हम एज इन कोचिंग इंडस्ट्री हमने क्लैट पॉइंट का लोगो को ट्रेडमार्क कराया हुआ है, क्यों कि कोई और क्लैट पॉइंट का लोगो यूज ना कर सके। तो ये इनके लिए भी ये हो जाता है। अगर भाई आपने नेशनल पार्टी का दर्जा है आपको, ठीक है, फॉर द नेशनल पार्टी इन द स्टेट इन विच इट्स सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर द स्टेट पार्टी, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ इट रिजर्व सिंबल टू द कैंडिडेट्स थ्रू आउट इंडिया फॉर द नेशनल पार्टी इन द स्टेट in which it is so recognized for the state party। समझ में आई बात। तो पहला तो ये कि आपका सिंबल जो है ना वो सिक्योर्ड हो जाएगा। दूसरा है दे गेट ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटीज ओवर आकाशवाणी दूरदर्शन ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन। देखो इन सब पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बेनिफिट इसमें से कौन से नहीं है, कौन से हैं, एमसीक्यू में डाल देंगे, फंस जाओगे। फिर है ए रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 40 स्टार कैंपेनर्स। जैसे कैंपेनर्स होते हैं ना, तो 40 स्टार कैंपेनर्स आप कर सकते हो अगर आप नेशनल और स्टेट पार्टी हो। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 20 आपके स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। स्टार कैंपेनर अपने आप में अलग टॉपिक है कि उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं या वो किस तरीके से स्पीचेस कर सकता है, रैलीज कर सकता है। बेसिकली आप रैलीज से इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। चलिए